बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लेकिन संघर्षरत गांव था जिसका नाम आशा खेड़ा था। इस गांव में प्रेमचंद नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान अपनी बेटी माला के साथ रहता था। प्रेमचंद ने अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को शहर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिलाने का सपना देखा था और माला भी अपने पिता के त्याग को समझती थी। वह किताबों में जितनी होशियार थी उतनी ही समझदार भी। इसी आशा खेड़ा पर सेठ विक्रमजीत का राज चलता था। विक्रमजीत एक क्रूर, लालची और बेईमान जमींदार था जो अपनी जमीन गरीब किसानों को ऊंचे दाम पर ठेके पर देता था और उनकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाता था। एक दोपहर सेठ अपने विशाल हवेली के बरामदे में बैठा था। देखते हो जुमरू, इन किसानों की तकदीर। ये पसीना बहाते हैं और मैं यहाँ आराम से बैठा हुक्म देता हूँ। मेरी अक्ल का कमाल है कि इनकी सारी मेहनत मेरे गोदाम में जमा हो जाती है। इन्हें तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। मालिक, आप तो इस पूरे इलाके के राजा हैं। आपकी चालाकी के आगे तो भगवान भी हार मान जाए। इन्हीं दिनों प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसे जमींदार के पास जाना पड़ा। मालिक, मुझे कुछ जमीन ठेके पर चाहिए। मैं बहुत अच्छी फसल उगाऊंगा। जरूर प्रेमचंद, पर मेरी शर्त सुन लो। फसल जो भी होगी उसका आधा आधा बंटवारा होगा। अगर मंजूर है तो कागज पर हस्ताक्षर करो। प्रेमचंद ने तुरंत सहमति दे दी। उसे लगा कि आधा हिस्सा मिलने पर भी वह अपने परिवार का पेट भर पाएगा। वह अगले दिन ही कड़ी मेहनत में जुट गया और गेहूं की एक शानदार फसल उगाई। जब फसल कटने का समय आया तो सेठ विक्रमजीत अपने नौकर के साथ खेत पर पहुंचा। वाह प्रेमचंद, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। चलो अब बंटवारा करते हैं। नियम के अनुसार आधा मेरा और आधा तुम्हारा। सेठ ने बड़ी चालाकी से गेहूं की सारी उत्तम और बड़ी बालियां एक तरफ रखवा ली और सूखी, टूटी हुई और खराब गेहूं प्रेमचंद के हिस्से में डाल दी। मालिक, ये क्या कर रहे हैं? मैंने खून पसीना एक किया है। चुप, मैंने कहा ना आधा आधा। मैंने अच्छी फसल ली है और तुम्हें जो मिला है वह भी आधा ही है। अगली बार मेहनत ज्यादा करना। गरीब प्रेमचंद का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि शर्त भले ही आधा आधा की थी, पर जमींदार ने अपनी मनमानी से उसे लूट लिया था। कुछ महीनों बाद माला अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी। अपने पिता की उदासी और गांव की बदहाली देखकर उसका मन व्यथित हो गया। पिताजी, मैंने शहर में यह सब नहीं देखा। हमारे गांव के साथ ये अन्याय क्यों? सेठ विक्रमजीत हमारे जीवन से इतना क्यों खेल रहे हैं? बेटी, हम गरीब हैं। हमारे पास अपनी जमीन नहीं, न ही अधिकार। हम बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। बस अब और नहीं, यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। पिताजी, अब से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को कानून और अक्ल से हराऊंगी। अब वही शर्तें उस पर भारी पड़ेंगी। अगले दिन माला सीधे जमींदार की हवेली पहुंची। मालिक, मुझे ठेके पर जमीन चाहिए। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की खेती करेगी? ठीक है, मेरी शर्त सुनो। इस बार जो भी फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। बोलो, मंजूर है? सेठ ने सोचा कि किसान हमेशा गेहूं या धान लगाते हैं और ऊपर का हिस्सा यानी सारी बालियां उसे मिलेंगी। मालिक, मुझे आपकी शर्त पूरी तरह से मंजूर है। माला ने इस बार खेत में आलू की फसल लगाई।
कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो जमींदार खेत पर आया। माला, अब मेरा हिस्सा निकालो, ऊपर का हिस्सा मेरा है। जरूर मालिक, ऊपर का हिस्सा जिसमें सिर्फ पत्तियां और घास फूस है वह आपका हुआ, और जमीन के नीचे का हिस्सा जिसमें आलू हैं वह मेरा हुआ। सेठ विक्रमजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सिर्फ घास फूस और पत्तियां देखकर तिलमिला गया। अरे झुमरू, इस लड़की ने तो मुझे मूर्ख बना दिया। यह जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक है। दूसरा दांव, नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तुम्हारा। हार मानकर भी जमींदार का लालच खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद माला फिर से उसके पास पहुंची। मालिक, फिर से जमीन चाहिए? ठीक है, पर इस बार मेरी शर्त नहीं बदल सकती। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। अब बोलो। मालिक, मुझे यह शर्त भी मंजूर है। माला ने इस बार गेहूं की फसल लगाई। जब फसल लहराने लगी तो जमींदार दूर से ही मुस्कुराया और सोचा, इस बार मैंने सही चाल चली है। गेहूं की सारी कीमती बालियां ऊपर होती हैं, नीचे तो सिर्फ जड़ें होंगी। हाँ, जब फसल कटने का समय आया तो माला ने गेहूं की सारी सुनहरी बालियां ऊपर का हिस्सा काट लीं। मालिक, यह रहा आपका हिस्सा। जमीन के नीचे का हिस्सा जिसमें सूखी जड़ें हैं वह आपका हुआ। जमींदार ने एक बार फिर धोखा खाया। उसे समझ आ गया कि वह इस किसान की बेटी के सामने टिक नहीं पाएगा। तीसरा और अंतिम दांव, बीच का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर और नीचे का मेरा। जमींदार ने हार नहीं मानी और उसने सोचा कि वह अब ब्रह्मास्त्र चलाएगा। जब माला तीसरी बार जमीन के लिए आई, बस यह अंतिम सौदा है। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा दोनों मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोलो। सेठ को लगा कि वह इस तरह माला को सिर्फ डंडियां या खाली तने देगा। मालिक, मुझे आपकी यह शर्त भी मंजूर है। माला ने इस बार गन्ने की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद जब गन्ने की फसलें खड़ी थीं तो जमींदार अपने नौकर के साथ खेत पर पहुंचा। मालिक, इस बार तो ये माला आपकी भी अम्मा निकली। देखिए, ये तो गन्ना है। ओह, गन्ना। गन्ने का सबसे मीठा और कीमती भाग तो बीच में होता है। ऊपर पत्तियां और नीचे की जड़ें मेरे हिस्से में आएंगी। मालिक, आप दोनों कैसे हैं? यह रहा आपका हिस्सा, ऊपर की सूखी पत्तियां और नीचे की जड़ें, और गन्ने का मीठा बीच का हिस्सा मेरा है। बस बस, बहुत हो गया। झुमरू, यह हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को ठगा और आज एक छोटी सी लड़की ने हमें 3-3 बार मूर्ख बना दिया। माला, तुम सही कहती हो। बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारी इस अक्ल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आज से वादा करता हूं कि किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी भी और बाकी किसानों की गिरवी रखी जमीन के सारे कागज वापस कर दूंगा और उनकी मेहनत का पूरा हक दूंगा। माला की मेहनत, बुद्धिमानी और दृढ़ता ने जमींदार का हृदय बदल दिया। सेठ विक्रमजीत ने अपनी गलती सुधारी और किसानों की सारी जमीनें वापस लौटा दी। उस दिन के बाद आशाखेड़ा गांव में किसान खुशी खुशी रहने लगे और माला की बुद्धिमानी की कहानी पूरे गांव में सुनाई जाने लगी। सेठ विक्रमजीत ने अपनी पुरानी हवेली छोड़कर अब गांव के किनारे एक साधारण घर में रहना शुरू कर दिया था। झुमरू, जब मैं किसानों को ठगता था तब मैं बहुत अमीर था, पर मेरे मन में कभी शांति नहीं थी। अब मेरा धन कम हो गया है, पर मुझे रात को सुकून की नींद आती है। उस छोटी सी माला ने मेरी आत्मा को जगा दिया। मालिक, आप सही कह रहे हैं।
गांव वाले अब आपको दुआएं देते हैं, मगर गांव में एक नई समस्या आ गई है, महाजन धनराज का कर्जा। नई समस्या, महाजन धनराज का उदय। जब सेठ विक्रमजीत जमींदारी छोड़ चुके थे तो पास के बड़े शहर से महाजन धनराज नामक एक और लालची व्यक्ति आशा खेड़ा में सक्रिय हो गया। धनराज किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था और उनकी फसलों पर अपनी बुरी नजर रखता था। एक शाम महाजन धनराज सरपंच धर्मपाल के साथ बैठा था। सरपंच जी, यह गांव अब बिना किसी जमींदार के ढीला पड़ गया है। मेरा काम यहां खूब चलेगा। ये किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और इन्हें पैसे की जरूरत हमेशा रहती है। मेरा ब्याज चक्रवर्ती है, एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन। धनराज जी, आप तो जानते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या माला है। उसने ही पहले जमींदार को सबक सिखाया था। किसान उसकी बात मानते हैं। माला, वह सिर्फ जमीन की ऊपरी नीचे की शर्तों को समझती है। वह ब्याज और कानूनी दांव पेंच नहीं समझेगी। मेरी शर्तें जमीन की नहीं, किस्मत की होती हैं। कुछ ही समय में महाजन धनराज ने गांव के कई किसानों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया। दुर्भाग्य से एक छोटी सी विपदा के कारण प्रेमचंद को भी बीज खरीदने के लिए धनराज से कुछ पैसे उधार लेने पड़े थे। एक दिन धनराज प्रेमचंद के घर पहुंचा। प्रेमचंद, तुम्हारा कर्जा अब 3 गुना हो गया है। या तो आज ही पूरा पैसा चुकाओ या तुम्हारी बेटी माला को मेरे यहाँ काम करना होगा जब तक तुम्हारा कर्जा चुकता नहीं हो जाता। यह क्या कह रहे हैं आप? मैंने जितना लिया था उसका ब्याज भी दिया है। हिसाब में कोई गलती नहीं होती। ये मेरी शर्त है। अगर तुम नहीं चुका सकते तो तुम्हारी होशियार बेटी को आना पड़ेगा। देखते हैं उसकी अक्ल मेरे हिसाब के आगे कैसे टिकती है। जब माला को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने तुरंत सभी किसान परिवारों को इकट्ठा किया जो धनराज के कर्जे में फंसे थे। भाइयों, धनराज जमींदार से भी ज्यादा खतरनाक है। वह जमीन नहीं बल्कि हमारी मेहनत का भविष्य छीन रहा है। हमें एकजुट होकर उसके हिसाब को चुनौती देनी होगी। माला सेठ विक्रमजीत के पास गई। सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप व्यापार और कानून की बारीकियों को समझते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? माला बेटी, मेरी वजह से ही इस गांव में अमीरी गरीबी का भेद बढ़ा। अब अगर मैं किसी के काम आ सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? धनराज की चाल जमीन की नहीं, कागजों की है। आपको उसके सारे ब्याज के कागजात और कर्जस के नियम समझने होंगे। माला और सेठ विक्रमजीत ने मिलकर महाजन धनराज के कर्ज के कागजात का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि धनराज जानबूझकर ऐसे नियम बनाता था जहां किसान को मामूली गलती पर भी बहुत ज्यादा जुर्माना देना पड़ता था। माला ने एक नया दांव चला। उसने महाजन धनराज को सभी किसानों की तरफ से चुनौती दी। धनराज जी, हम सभी किसान अपना कर्जा चुकाने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। हम अपनी फसल का भुगतान नकद में नहीं बल्कि एक खास किस्म के अनाज से करेंगे जिसका बाजार में दाम ज्यादा है। आपको उसे बाजार दर पर स्वीकार करना होगा। धनराज को लगा कि वह मुनाफा कमाएगा, इसलिए उसने तुरंत हां कह दी। माला की चाल। अगले दिन माला ने किसानों को एकजुट करके एक ऐसा खास अनाज जिसकी कीमत बाजार में तेजी से बढ़ रही थी इकट्ठा किया, जिसका सही मूल्य धनराज को पता नहीं था। जब भुगतान का समय आया तो माला ने कानूनी तौर पर उस अनाज को मौजूदा उच्च बाजार दर पर धनराज को सौंपा।
ये क्या कर रही हो? ये अनाज तो बहुत महंगा है। मैंने सोचा था मैं इसे आधे दाम पर खरीदूंगा। माफ कीजिए धनराज जी, आपके कागजात के मुताबिक आपने बाजार दर पर भुगतान स्वीकार किया है और आज की बाजार दर यही है। आपके हिसाब से हमारा सारा कर्जा चुकता हो चुका है और उल्टा आपको हमें कुछ पैसे लौटाने भी होंगे। धनराज ने जब कागज और बाजार दर की जांच की तो उसका दिमाग चकरा गया। महाजन को न केवल कर्जा माफ करना पड़ा, बल्कि उसे अपनी जेब से किसानों को कुछ पैसे लौटाने भी पड़े। महाजन धनराज निराश होकर गांव छोड़कर भाग गया। बेटी माला, तुमने साबित कर दिया कि अक्ल केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि हिसाब और कानून के मैदान में भी चलती है। अब मैं जानता हूं कि सच्चा धन क्या है। मेरी बेटी ने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का भविष्य बचा लिया। पिताजी, अब गांव को न किसी जमींदार की जरूरत है न ही किसी महाजन की। हमें बस एकजुटता, शिक्षा और मेहनत की जरूरत है। आशा खेड़ा अब सचमुच आशा का केंद्र बन चुका था और तभी से गांव में सब खुशहाली से रहने लगे। नहीं किसी पर कर्जा था, ना ही कोई दुखी था।